Question number 26. In a factory, it is desired to lift 2000 kilogram of metal through a distance of 12 meter in 1 minute. देखो मेटल का मास दे रखा है 2000 किलोग्राम, इसको लिफ्ट करना है कितने डिस्टेंस से? 12 मीटर, मतलब हम लोग 12 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, टाइम कितना है? 1 मिनट का। फाइंड मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। इंजन का मिनिमम हॉर्स पावर कितना होना चाहिए? तो देखो, जब आप मेटल को ऊपर ले जाओगे तो ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा। ग्रेविटी के वर्क के अगेंस्ट हमें क्या करना है? वर्क करके इस मेटल को ऊपर ले जाना है। तो ग्रेविटी वर्क करता है -mgh, क्योंकि हम लोग इसे ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, तो एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, देखो यदि ये ऊपर h हाइट गया तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? -mgh। ओके, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ F, और हम लोग अज्यूम करेंगे कि इसको हम लोग स्लोली स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय द मशीन, ओके, जिसको मैं F से लिख देता हूं, दिस विल बी इक्वल टू F इंटू एच। और F की वैल्यू भी क्या होगी? mg के इक्वल। F और mg मैं इक्वल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसे स्लोली ले जा रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, अगर जो आपको ये सारा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा, उतना ही हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर वर्क डन बाय द मशीन विल बी इक्वल टू mgh। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज mgh upon time t. What is mass? Mass is 2000 kg. G is equal to 9.8। कितने हाइट हमें इसे लिफ्ट करना है? 12 मीटर। अपॉन टाइम इज 60 सेकेंड्स। तो ये किस में आ जाएगा? दिस विल बी इन वॉट। ओके, क्वेश्चन में आंसर डायरेक्टली वॉट में नहीं पूछा है, अपने को हॉर्स पावर कैलकुलेट करना है। तो हॉर्स पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? 746 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 इंटू 9.8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 746, तो दिस इज 5.2546। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यदि मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस विल बी 5.3 हॉर्स पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A scooter company gives the following specification about its product। देखो, एक कंपनी है और जिसने ये स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं स्कूटर के बारे में। वेट ऑफ द स्कूटर इज 95 किलोग्राम, मैक्सिमम स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम इंजन पावर इज 3.5 हॉर्स पावर, पिकअप टाइम टू गेट टू द मैक्सिमम स्पीड इज 5 सेकेंड्स। ओके, नाउ वी हैव टू चेक वैलिडिटी ऑफ दीज स्पेसिफिकेशन। हमें चेक करके बताना है कि ये जो स्पेसिफिकेशन दिया है ये वैलिड है कि नहीं है। ओके, तो अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से चेक करते हो। ओके, आपको खुद से सोचना है कि क्या किया जाए, किस तरीके से मैं ये स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकता हूँ। ओके, तो देखो एक तरीका क्या है कि मैं इन तीनों डेटा को यूज करके पावर रिक्वायर्ड कितना होगा ये कैलकुलेट कर लूँ, इन तीनों डेटा को यूज करके। ओके,
और फिर हम लोग देखेंगे कि जो हॉर्स पावर दिया है क्वेश्चन में, क्या वो उससे मैच हो रहा है। ओके, तो देखो, सो वी यूज वेट। वेट मतलब बेसिकली यहाँ पे मास दिया है, मैक्सिमम स्पीड एंड टाइम टेकन टू attain maximum speed to calculate power। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारी चीजें यूज करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में मास कितना दिया है, मास इज इक्वल टू 95 kg। इनिशियल स्पीड, अगर जो मान लो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल स्पीड इज 0। फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा इसका, फाइनल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, इसको आप अगर जो चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो या तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। दिस इज 10 इंटू 5/3 मीटर पर सेकेंड, या फिर 50 मीटर्स पर सेकेंड। 6 से मैंने कैंसिल कर दिया। दिस इज 50/3। तो यदि मैं स्कूटर की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है, व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास ऑफ द स्कूटर इज गिवन 95 kg इंटू v स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो क्या जो स्कूटर की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, क्या वो इंजन से ही मिलेगी? बेसिकली इंजन का ही जो एनर्जी यूज हो रहा है वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कूटर में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि पावर, ओके, ऑफ द इंजन इज इक्वल टू, जो इंजन का पावर है, एक्चुअली इंजन ही इसे एनर्जी सप्लाई करे, आप चाहो तो लिख लो। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is due to energy transfer from engine, is due to energy transfer from engine। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, मस्कुलर एनर्जी से, या फिर जो मसल्स में एनर्जी स्टोर होती है, सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है, वही यूज करते हैं। वैसे ही जब कार है, बाइक है, जब आप चलाते हो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो फ्यूल है, ओके, इंजन फ्यूल को कंज्यूम करता है और फ्यूल की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इंजन। आप पूरा लिख सकते हो जो मैंने बताया, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। जब कार स्टार्ट करते हैं तो इंजन क्या करता है, फ्यूल की एनर्जी को कंज्यूम करता है और उस फ्यूल की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, करेक्ट? कार की हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ओके, तो पावर इज इक्वल टू, पावर ऑफ इंजन इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय इंजन अपॉन टाइम, करेक्ट? अच्छा, व्हाट इज एनर्जी सप्लाइड बाय इंजन? जितना इंजन एनर्जी सप्लाई करेगा उतने ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन टाइम टी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन टाइम टी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था, और टाइम है 5 सेकेंड्स के इक्वल। तो देखो ये कैलकुलेट किया था हम लोगों ने फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज 1/2 इंटू 95 इंटू 50/3, ये आ जाएगा जूल्स में, अपॉन टाइम अगर जो मैं 5 सेकेंड्स रखूं तो दिस इज जूल पर सेकेंड एंड दिस इज इन वॉट। मुझे क्या करना है, यदि इसे हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है तो दिस इज 1/2 इंटू 95 इंटू 50/3 का स्क्वायर बाई 5, पूरे को 746 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा किसमें, हॉर्स पावर में। इसका मतलब इंजन का इतना हॉर्स पावर होना चाहिए। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, 50/3 का स्क्वायर इंटू 95, और ये कैलकुलेट करके आ रहा है 3.5373। दिस इज 3.5373 हॉर्स पावर, करेक्ट। मतलब इंजन का इतना हॉर्स पावर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इंजन का हॉर्स पावर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3.5 हॉर्स पावर दिया है। जबकि अगर जो ये सारे क्लेम ट्रू करना है, मेरी बात समझना, अगर जो आप चाहते हो कि ये 5 सेकेंड में इतनी स्पीड गेन कर ले तो इसके जो हॉर्स पावर होना चाहिए वो होना चाहिए 3.53, करेक्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी होती है, ये जो आप मैक्सिमम इंजन का पावर देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और मैक्सिमम पावर ही मिल गया आपको अचानक से। जो पावर होता है वो इंजन के आरपीएम पे डिपेंड करता है, या जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम टॉर्क है, वो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे मिलता है। इंजन का जब एक पर्टिकुलर आरपीएम होता है उस पे मिलता है, करेक्ट। इंजन को हम लोग अलग अलग काम के लिए डिजाइन करते हैं, जैसे ट्रक हो गया वो लो आरपीएम पे हाई टॉर्क देता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर जो मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 3.5 हॉर्स पावर मिलेगा, ये एवरेज पावर नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम इंजन पावर, और हमेशा मैक्सिमम इंजन पावर नहीं मिलेगा। मतलब यदि किसी ने कार 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया स्कूटर और 5 सेकेंड तक इसने चलाया, तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑन एन एवरेज 3.5 हॉर्स पावर मिले, हो सकता है कि आपको ऑन एन एवरेज 2.5 हॉर्स पावर ही मिले, करेक्ट। क्योंकि हमेशा इंजन जब आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एकदम पीक पावर ही हम लोग इंजन से निकाल लें। एक और कंडीशन हो सकता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ स्कूटर का मास हमने लिया, इस पे कोई पर्सन भी बैठेगा, करेक्ट, तो मास और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उस हिसाब से ये पावर थोड़ी और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये जो 3 पॉइंट्स है खुद से लिख लेना। पहला पॉइंट क्या है, एक तो स्कूटर का मास सिर्फ दिया हुआ है, कोई पर्सन बैठेगा तो उसका भी मास ऐड होना चाहिए। दूसरा, हमेशा हम लोग पीक पावर इंजन से नहीं निकाल सकते, ऑन एन एवरेज 3.5 दिया तो आप 2.5 ही निकालोगे, फिर भी आप दोनों फैक्टर को कैंसिल कर दो तो भी हमें 3.53 हॉर्स पावर चाहिए, 3.5373। 3.5 हॉर्स पावर में 5 सेकेंड में 60 किलोमीटर पर आवर ये नहीं अचीव कर पाएगा। समझ में आ गया। देयरफॉर टू अचीव, या फिर ऐसे लिख सकते हो, टू गेन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds, 3.5373 horsepower is required, but maximum power of engine
but maximum power of engine is 3.5 हॉर्स पावर, करेक्ट। मतलब इतने हॉर्स पावर में ये 5 सेकंड में 60 का गेन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन गलत दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। A block of mass 30 kilogram is being brought down by a chain. देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 30 kg। अब इसको चेन से कैसे लेके आ रहे होंगे, देखो हो सकता है कि यहाँ पे ये चेन हो, यहाँ पे एक पुली लगी हो और ये चेन पुली के ऊपर से ऐसे पास होके आ रहा हो, करेक्ट। तो हमें उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप मान सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा चेन लगा हुआ है। ओके, और ये जो 30 kg का मास है ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज ब्रॉट डाउन बाय द चेन, करेक्ट। डायरेक्टली आप 30 kg का मास रिलीज नहीं कर रहे हो, नहीं तो ये बहुत तेजी से गिरेगा नीचे की तरफ। इसलिए इफ द block acquires a speed of 40 centimeter per second in dropping down 2 meters। क्वेश्चन में दिया है कि जब ये ब्लॉक 2 मीटर्स नीचे आता है तो ये कितनी स्पीड गेन कर लेता है, ये स्पीड गेन कर लेता है 40 centimeter per second। okay, so we have to find work done by the chain during the process। इस प्रोसेस में चेन कितना वर्क करेगा। तो यदि एक सिचुएशन में आपको दिखाऊं तो देखो ये क्या हो सकता है, दिस इज अ पुली। देखो ये चेन है, करेक्ट। यहाँ पे कुछ इसका मैकेनिज्म होगा, वो हमें नहीं ध्यान से देखना है। दिस इज 30 kg। यहाँ पे कुछ टेंशन टी होगा, यहाँ पे कुछ टेंशन टी होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है, एक काइनेमेटिक्स का अप्रोच हो सकता है, दूसरा वर्क एनर्जी से भी अप्रोच करना है। और क्योंकि ये चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में है तो हम लोग इसको वर्क एनर्जी की तरह ही अप्रोच करेंगे। देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लगेगा mg और दूसरा क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक टेंशन T। ओके, mg लग रहा है और टेंशन T लग रहा है। ये कितना नीचे आया, ये आया 2 मीटर्स नीचे। ओके, ये मास आप लिख लो, दिस मास इज 30 किलोग्राम। जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपने को 9.8 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड, क्वेश्चन को देख के पढ़ के हमें समझना है कि इनिशियल स्पीड क्या दे रखा है, 0। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0 और इसने फाइनल स्पीड कितना गेन कर लिया, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसे मैं 100 से डिवाइड करके क्या कर लूंगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। सो दिस इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg का वर्क डन बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। ओके, वर्क डन बाय चेन मतलब वर्क डन बाय टेंशन टी बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूं तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg और दूसरा क्या है, चेन। चेन मतलब टेंशन का वर्क डन। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। ओके, ये जो ब्लॉक है ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्टली इसका वर्क डन मैं लिख सकता हूं mgh, वर्क डन बाय टेंशन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। m की वैल्यू रख देते हैं, m, g की वैल्यू है 9.8, हाइट कितना है 2 मीटर्स, प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू हाफ मास इज 30 kg इंटू 0.4 का स्क्वायर। ओके, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 30 इंटू 9.8 इंटू 2, सो दिस इज 588, प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.4। So what is work done by tension then? This is 588 minus 2.4 joules. Okay, तो ये आ जाएगा 585.6। दिस इज, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, दिस इज 2.4 minus 588, so this is minus 585.6 joules, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 586 लिख लेंगे। ओके, अच्छा, इसी प्रॉब्लम को आप काइनेमेटिक्स से भी अप्रोच कर सकते थे। ओके, कैसे अप्रोच करते, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। ओके, एक्सेलरेशन यदि निकल गया तो टेंशन निकल गया, और टेंशन पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो वर्क डन बाय टेंशन या वर्क डन बाय चेन विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, the heavier block in an etude machine has a mass twice that of the lighter one। देखो एटूड मशीन क्या होता है, देखो जो सिंपल पुली होता है ना, इसी को हम लोग एटूड मशीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ब्लॉक का जो मास है वो दूसरे के डबल है। ओके, तो यदि मैं इसका मास m अज्यूम कर लूं, इफ दिस इज मास m, तो दूसरा मास क्या हो जाएगा, दूसरा मास हो जाएगा 2m, करेक्ट। इफ दिस इज m, सो दिस इज क्या, 2m, करेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एटूड मशीन। ओके, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन व्हेन द सिस्टम इज सेट इन मोशन। तो जब आप इन दोनों ब्लॉक्स को रिलीज करते हो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, 16 न्यूटन के इक्वल। ओके, सो दिस इज टेंशन T
एंड टी इज इक्वल टू 16 न्यूटन, करेक्ट। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा कुछ a, और इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ a, करेक्ट। फाइंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जब सिस्टम को हम लोग रेस्ट से रिलीज करेंगे, सो व्हाट इज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लो और फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। ओके, देखो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे मैं ये दोनों ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास 2m। ये लगा mg, ऊपर की तरफ क्या लगा, टेंशन T। ये लगा टेंशन T, और नीचे की तरफ क्या लगा, 2mg। ओके, इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ a, और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ 2a। अब F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर देते हैं हम लोग। टेंशन को डायरेक्टली आप चाहो तो 16 न्यूटन भी लिख सकते हो। ओके, दो इक्वेशन होंगे, m और a कैलकुलेट करना है मुझे। तो इसके लिए यदि मैं F इज इक्वल टू एम में लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लूंगा। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने मन कैसे करते मैंने सिखाया था। सो दिस इज 16 माइनस एम जी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए मैं क्या करूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लूंगा। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए यदि मुझे F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज नेट फोर्स, 2mg माइनस 16। दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू, सॉरी ये एक्सेलरेशन a ही होगा, दोनों का एक्सेलरेशन a होगा, मैंने गलती से यहाँ पे 2a लिख दिया था। ओके, सो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन 2, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो 1 + 2 यदि मैं करूं, नहीं 1 + 2 नहीं करना चाहिए अपने को, एक्चुअली इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये काम करना ज्यादा सही रहेगा। अगर जो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 अब देखो इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड 2m में है, इसका भी राइट हैंड साइड 2m में है, करेक्ट। सो वी कैन से समझ में आ रहा है ना। इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 16 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 48, दिस इज इक्वल टू 4mg। तो mg कितना आ गया यहां से, 12 न्यूटन, करेक्ट। जी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 लेने को, नहीं, जी की वैल्यू 10 नहीं लेनी है, तो हम लोग 9.8 लेके मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 12/g किलोग्राम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12 अपॉन, हम लोग ये यूज कर लेंगे। ओके, अब एक बार m यदि मुझे मिल गया तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, 16 माइनस mg इज इक्वल टू ma, यही था इक्वेशन 1।
mg कितना है 12 के इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज मास? So this is 412 into 9.8. ओके, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी 9.8 इंटू 4/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो 9.8 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ये। ओके, अब मुझे निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस ब्लॉक ऊपर जाएगा और कितना डिस्टेंस ब्लॉक नीचे आएंगे। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0, एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड मतलब 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड मतलब टाइम कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड, करेक्ट। ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, करेक्ट। इनिशियल स्पीड इज 0, हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का, सॉरी 9.8 बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर। So this is 9.8 by 6 meters. ओके, अब ध्यान से देखना। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा, लेकिन मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, तो देखो हुआ क्या, लेट अस से कि ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज एक्स। तो एक ब्लॉक क्या होगा? एक्स ऊपर जाएगा। ये जो ब्लॉक है ना, ये क्या होगा? एक्स ऊपर जाएगा। और एक ब्लॉक जो है वो क्या होगा? एक्स नीचे आएगा। तो यदि मैं डेल्टा यू कैलकुलेट करूं तो एक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, mgx। ये देखो, ये कहाँ गया? ये ऊपर गया, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये नीचे आया 2m, 2m जो है ये नीचे आया, कितना? x। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। सो व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस mgx। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। देखो, एक ब्लॉक x ऊपर गया तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए मैंने पॉजिटिव mgx लिखा। ये जो ब्लॉक है ये नीचे आया तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए मैंने क्या लिखा? -2 mgx। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। mg ऑलरेडी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 12, और x की वैल्यू कितनी है? 9.8 बाई 6। तो 9.8 इंटू 2 हो जाएगा, दिस इज -19.6 जूल्स, करेक्ट। देयरफॉर ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया। ये तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख रहा है कि लॉस बताओ। ऑथर को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो ये पहले सेकंड में व्हाट इज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, देयरफॉर डिक्रीज in gravitational potential energy is equal to 19.6। जो ऊपर कैलकुलेट किया सिर्फ और सिर्फ उसका हम लोग मैग्नीट्यूड बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। Two blocks in an Attwood machine have masses 2 kg and 3 kg। देखो, फिर से Attwood मशीन है,
और इस बार मासेज m और 2m नहीं है, मासेज क्या है, मासेज आर 2 kg एंड 3 kg। ओके, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। देखो 4th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक। ओके, 4th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड की हमें एनालिसिस करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इसका। एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी के इक्वल। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ए। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दो इक्वेशन लिख के आप निकाल सकते हो आंसर, या फिर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 30 - 20/5 आंसर आएगा। ओके, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैं एक बार आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूं। देखो दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg। नीचे इस पे mg लगेगा, g की वैल्यू कुछ बोला है क्या, नहीं, प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग g की वैल्यू 9.8 लेंगे। तो दिस इज 2g, दिस इज टेंशन t, दिस इज 3g, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन t। इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ a, इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ a। F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, तो t - 2g इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, तो 3g - t इज इक्वल टू 3a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टेंशन से टेंशन कैंसिल होगा, 3g - 2g विल बी इक्वल टू g एंड दिस इज इक्वल टू 5a। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g/5। करेक्ट। अब आते हैं एक बार क्वेश्चन पे दोबारा। सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, लास्ट लाइन। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। पहला पॉइंट तो ये हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है ऑन द सिस्टम इन 4th सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज क्या, g/5। अब मुझे 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक, 4th सेकेंड, 4th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 4th सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। देखो इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, ओके, कि फर्स्ट सेकेंड nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं। पहले आप कैलकुलेट कर लो कि 0 से 3 सेकेंड में कितना चलेगा, फिर कैलकुलेट कर लो 0 से 4 सेकेंड में कितना चलेगा, और फिर माइनस करोगे तो 3 से 4 सेकेंड्स आ जाएगा। करेक्ट। तो यदि मैं सबसे पहले एनालिसिस करूं 0 to 3 सेकेंड्स, सो 0 से 3 सेकेंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा s1, दिस इज ut प्लस, so this is equal to 0 plus half into g/5 into 3 square, so this is 9g/10। करेक्ट। दूसरा 0 to 4 सेकेंड्स, याद रखना मैं 3 से 4 डायरेक्टली नहीं निकाल रहा हूं। ओके, ये मेथड थोड़ा सा सिंपल होता है, कैलकुलेशन कम होते हैं। आप चाहो तो जो भी मेथड आए आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये याद रखना 0 से 4 सेकेंड कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहा हूं। दिस इज हाफ इंटू g/5 इंटू 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 16
g/10, करेक्ट। तो 3 से 4 सेकेंड में कितना चलेगा, माइनस कर दो S2 माइनस S1। लॉजिक क्या है, देखो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। एक्चुअली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दिस इज 0, दिस इज 3 सेकेंड्स एंड दिस इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे दिस डिस्प्लेसमेंट इज S1 और मैंने 0 से 4 कैलकुलेट कर लिया। 0 से 4 क्या कैलकुलेट किया, S2। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to 4 सेकेंड्स, क्या हो जाएगा ये, S2 माइनस S1। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to या फिर 3 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स इज, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू S2 माइनस, दिस इज 16g/10, ओके, माइनस 9g/10। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7g/10, करेक्ट। समझ में आ गया। अब एक बार डिस्प्लेसमेंट आ गया तो कहानी खत्म। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, तो एक जाएगा 7g/10 ऊपर, याद रखना ये 2 kg है, दिस इज 3 kg, तो ये जाएगा 7g/10 ऊपर की तरफ। और ये जो ब्लॉक है ये आएगा नीचे की तरफ 7g/10, करेक्ट। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, तो आप चाहो तो इसको इरेज भी कर सकते हो। इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना, 2g, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 3g के इक्वल। तो 2 kg और 3 kg पे इंडिविजुअल वर्क डन निकाल लो और फिर फाइनली ऐड कर दो। तो फॉर 2 kg वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या नेगेटिव होगा, डायरेक्टली मैं नेगेटिव लिख दूं। फोर्स कितना है, 2g, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7g/10, सो दिस इज -14g² 10। सिमिलरली 3 kg, 3 kg पे वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स लगा 3g, 7g/10। इसको मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। सो दिस इज 21g²/10। So what is net work done by gravity on the system, W1 plus W2? Therefore net work done is equal to W1 plus W2, ऐड कर लोगे, दिस इज 7g²/10। g की वैल्यू हम लोग 9.8 यूज कर लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 9.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, so this is 67.228। अगर जो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 67 जूल्स, करेक्ट।